नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आज आपके सामने एक बार फिर से यूपी पीसीएस के जो जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस है और इस बार जो है वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए हों, एनवायरनमेंट की उसको कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी का एग्जाम 14 मई को आने ही वाला है, सभी लोगों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू की हुई है, सभी लोग खूब इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक बार एग्जाम देने जाने से पहले सभी लोग यहाँ पर पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व कर लें। पूरा सब लोग एक बार पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें ताकि आप लोगों को एक बार आइडिया मिल जाए कि प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, वैसे तो आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, मुझे पता है, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा आप लोग प्रीवियस ईयर को जरूर नजर मार के जाइएगा। तो अभी मैं आपके सामने, जैसे मैंने पहले पॉलिटी का पूरा भी कवर अप करवाया है, ऐसे आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल गए हैं। अब मैं आपके सामने एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, जितना भी उनसे जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग वो इसको कवर करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोग जो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताऊंगी वो आप लोग साथ साथ सुनते जाइएगा और उनको साथ साथ लिखते भी जाइएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, हर एक चीज पूछी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है, मतलब एयर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ फैक्टर है? वो है लाइकन। लाइकन जो है यहाँ पर, ये किस तरीके का फैक्टर होता है जो इससे एयर पॉल्यूशन जो है हमारा वो कॉज करता है, सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है उससे। तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई कौन सा सूचकांक है, तो देखो इसके अंदर आप अगर ऑप्शन पढ़ो तो लाइकन होगा। वैसे तो देखो, अगर मैं बात करूं कि एयर पॉल्यूशन जो है हमारा, जितना भी वायु प्रदूषण होता है उसकी उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी आपने नाम सुना होगा। CO का इसका जो है फॉर्मूला लिखा जाता है। जो लेड है, सीसा, वो भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये बहुत बड़े कारक है जो एयर पॉल्यूशन नेचुरल तरीके से यहाँ पे कॉज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा नेचुरल तरीके से प्राकृतिक जो इंडिकेटर है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर कौन सा मिलेगा? प्राकृतिक इंडिकेटर है लाइकन। लाइकन जो है ना यहाँ पर, ये सॉइल के अंदर, एयर के अंदर जो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादातर जो है वो पत्थरों के ऊपर, ट्री की जो होती है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, और इसके अंदर सारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं रेन वाटर के, तो ये वहीं पर ही जो है एयर पॉल्यूशन को जो है वो कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिसे अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो दोबारा से उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो देखिए, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा रिन्यूएबल में आता है। पेट्रोलियम, ठीक है, विंड और बायोगैस तो रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं, नवीकरणीय के एग्जाम्पल है। इसमें पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका होगा? वो अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर लिया वो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। रिन्यूएबल में तो देखो विंड है, टिम्बर है, गैस है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब के एग्जाम्पल्स आते हैं। डिफरेंस आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, या फिर
परंपरागत, गैर परंपरागत भी इसको जो है वो कहते हैं। वैसे तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय याद रख लीजिए आप, जो सीमित होते हैं और एक असीमित होते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख लो। और अनवीकरणीय के लिए आप सीधा याद रख लो कि ऐसा होता है कि भाई ऐसे संसाधन जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उनको पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। जितने भी ये संसाधन होंगे ये मानवीय क्रियाओं द्वारा कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, और पुनर्निर्माण अगर इनका करना है तो वो करोड़ों वर्ष ले सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं, इनके बनने में करोड़ों वर्ष की अवधि लगती है, बहुत ज्यादा दबाव की, अत्यधिक दबाव, उच्च तापमान चाहिए। साथ ही साथ इनको अगर आपने दोबारा बनाना भी है ना, तो वो बहुत अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक टफ प्रोसेस के रूप में हो जाता है, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट्स को मैच करना है। इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे नहीं है। तो आप सबसे पहला पढ़िए अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान, जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में है, बिल्कुल करेक्ट है ये चीज। इंटरनेशनल की बात हो रही है, इंडियन नहीं है ये। अगला भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये आपने जो है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सारे सारे लर्न करने हैं, पर आपको कुछ कुछ इसमें लर्न करने पड़ेंगे। तो देखिए ये वाला तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि ये यूपी में, और आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये तो बिल्कुल ही आना चाहिए। ये यूपी झांसी जो है वहां पे लोकेटेड है। ठीक है ना? तो ये आईसीएआर है, उसी का एक आगे संस्थान है, जिससे सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा, झांसी, ग्वालियर पे जो एक रोड जाता है झांसी, यूपी में ये लोकेटेड है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा ऊर्जा अनुसंधान, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, ये ठीक लिखा हुआ है। बस ये बांदा जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला एनवायरमेंट से जुड़ा प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सी रामसर साइट यूपी में नहीं है? रामसर स्थल आप लोगों को याद करना है। रामसर स्थल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारत के पास, अगर मैं रामसर साइट्स की बात करूं, जिन्हें हम रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी, ज्यादातर मैं जो है हिंदी में फोकस करके बताऊंगी। रामसर साइट एक वेटलैंड जो कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की सेट होती है, जिनको आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। असल में 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड के लीडर्स ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहां पे इकट्ठा होते हैं, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि जितनी भी यहाँ पर वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो 1971 में ये ट्रीटी साइन होती है, और 1975 में ये सम्मेलन जो है वो पूरा रखवाया जाता है। और भारत में जो रामसर साइटें हैं वो 75 है, 75 है, जिसमें से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। मैक्सिमम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितनी है ये बहुत ज्यादा चांस है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी नई नई जोड़ी गई है, तो अभी फिलहाल के लिए तो आपको यूपी की तो सारी की सारी रटी हुई होनी चाहिए। लाइक मैं कह रही हूँ ना कि रटा हुआ मतलब पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप लर्न करके जाओगे बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि इससे हाई हाई चांस है कि एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है भाई, अगर मैं अब आपसे यूपी की पूछूं, तो देखिए यूपी में सुर सरोवर है, बिल्कुल सही बात। समासपुर है, बिल्कुल सही बात। सरसई नावर है, बिल्कुल ये भी झील वहीं पर ही है। उसके अलावा हैदरपुर के वेटलैंड्स हैं। उसके बाद जो है सांदी बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, ये सारे हैं। जबकि ये सुरिनसर और मानसर जो लिखा हुआ है, ये सुरिनसर मानसर जो है वो कहाँ पर बनी हुई है? सुरिनसर मानसर वेटलैंड है जम्मू कश्मीर के, वो यूपी के नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। इस पूरे पे सवाल बन सकता है कि कौन सी यूपी में नहीं है, कौन सी यूपी में है, उन सबसे पूछा जा सकता है।
और तमिलनाडु के भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में अभी रिसेंटली काफी सारी ऐड हुई है, वहां पे मैक्सिमम हो चुकी है। तो रामसर साइट आर्द्र भूमि संधि से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब आपको यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व दिए जैव मंडल, और आप वो कहाँ पर बने हुए हैं उनको मैच करके बताना है। सिमलीपाल, इसमें जो है हाल फिलहाल में फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो ये न्यूज में था, ये आपको पता होना चाहिए। ए का 4 हो जाएगा, उड़ीसा में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर जगह है मध्य प्रदेश की। बी का हो जाएगा 3। नंदा देवी, ये आपने पीक का नाम भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, भूगोल में। तो यहाँ पे नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। तो सी का हो जाएगा यहाँ पर 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2 जो है इसका आंसर है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप मैच कर लो। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको मैं बता दूं, तो भारत के जितने भी यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो भारत खुद से डेजिग्नेट नहीं करता, वो जो हमारे यूनेस्को है ना, उनके तहत चलते आ रहे। तो बायोस्फीयर जो है एरिया एक रिजर्व पौधों का, जानवरों के संरक्षण के लिए एक संरक्षित क्षेत्र होता है। वहां पर रहने वाले जितने भी आदिवासी हैं उनके पारंपरिक जीवन को भी वो पुनर्स्थापित करता है, और साथ ही साथ वो उस पूरे इलाके की जैव विविधता है ना उसको भी बहुत ज्यादा संजोजित संजोजित करके रखता है। तो यहाँ पर भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र की एक यहाँ पर रक्षा करते हैं। और जो हमारे यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है उनके 3 प्रकार से जोन होते हैं, ये तीनों आपको जोन याद करने हैं। सबसे अंदर होता है, वो होता है कोर जोन, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोर जोन, जो कि कानूनी रूप से बिल्कुल संरक्षित क्षेत्र होता है, जहां मानव हस्तक्षेप बिल्कुल वर्जित होता है। यह अंतरम अबाधित पारिस्थितिक तंत्र होता है। इन क्षेत्रों की जानकारी आसपास के क्षेत्रों में गतिविधियों की स्थिरता या पर्यावरणीय गुणवत्ता के रखरखाव के आकलन में मदद करता है। अगला क्षेत्र आता है यहाँ पर मध्यवर्ती जोन। मध्यवर्ती जोन जो है ये कोर जोन के आसपास का जो होता है ना उसे कहते हैं, जहाँ पे आप अनुसंधान करने जाना है, शिक्षा की गतिविधियों के लिए जाना है, तो वो आप जा सकते हो। बाकी आप बहुत ज्यादा भी नहीं जा सकते हो वहां पर, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे होता है बाहर का जोन, उसे कहते हैं हेर फेर जोन, ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जो कि एक परिधीय क्षेत्र है जहाँ पे रिजर्व प्रबंधन और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरा मानव गतिविधियां जो होती है, चाहे कि फसल उगाना है, चाहे मनोरंजन का काम है, चाहे वाणिज्य क्या है, चाहे बस्तियों को बनाना है, वो सब यहाँ पे अलाउड होता है। भारत में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था 2000 में, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बना हुआ है। तो ये आप लोगों से सवाल जो है वो सीधा सीधा पूछे जाते हैं, कौन सा कहाँ पे क्या बना हुआ है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको लर्न करना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है नोबी और कांटो प्लेन्स। नोबी और कांटो प्लेन्स कहाँ पर बने हुए हैं, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। नोबी और कांटो के जो प्लेन्स है या मैदान है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये पहले जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जापान के अंदर आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, काफी बड़ा एरिया इनका फैला हुआ है। ये जो है ईबी रिवर, कीसो रिवर और नागरा जो नदियां हैं जापान के आसपास, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जो पता है, जापान की जो कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो, वो टोक्यो, ये भी याद कर लीजिएगा, टोक्यो जो है ना वो इन्हीं कांतो प्लेन्स में, कांतो के जो मैदान है वहीं पर है। और ये बहुत जापान की सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र भी है, ठीक है भाई। तो ये भी एक याद रखिएगा, कांतो प्लेन्स और नोबी प्लेन्स। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। फ्लाई ऐश का पॉल्यूशन जो होता है वो किससे आपको देखने को मिलेगा? फ्लाई ऐश का जितना भी प्रदूषण होता है वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? जितने भी थर्मल पावर प्लांट बने हुए हैं वहां से। क्यों? क्योंकि जब आप कोयले को जलाती हो तो थर्मल पावर प्लांट में वहां पर एक फ्लाई ऐश के रूप में जो है ना एक निकलती है एक ऐश तरीके से, उसे ही हम फ्लाई ऐश पॉल्यूशन कहते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट भारत में जो बने हैं उनसे होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि जब थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना उसमें सबसे लो ग्रेड का जो कोयला है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर करीब करीब 30 से 45% से ज्यादा जो है ना ऐश ऐश ही होता है, सिर्फ राख ही होती है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपको एक याद रखना है, ये भी एक बन सकता है सवाल इसके ऊपर भी, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है कि भाई कार्बन क्रेडिट होना चाहिए, ये कौन से समिट में? एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, वो इन्हीं समिट्स वगैरह से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि कार्बन क्रेडिट कब आया निकल के, वो आया क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये यहाँ पर साइन हुआ था, उसके बाद से ये चीज निकल के आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में यूएनएफसीसी के तहत जो है वो पूरा निकल के आया था, जिसने यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल पूरा एक अग्रीमेंट था, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जितना भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो सारी चीजें जो है वो उसको कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है भाई। तो सारी कंट्रीज के मिलकर के इसको क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया, जिसमें कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आया था, जिसमें हम जितना भी कार्बन एमिशन हमारे एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में हो जाता है, उसको कम करने की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हमारी जितनी भी, उनको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इको मार्क जो एक सिंबल है, ये यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? इको मार्क एक जो है ना, एक तरीके से एक प्रतीक के रूप में एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसे प्रोडक्ट जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन लेके आता है? BIS। BIS जो इसको इशू करती है, BIS क्या होता है यहाँ पर, जो एक मानक तंत्र होता है ना, वो यहाँ पे लेके आती है। तो एक मोहर दी जाती है, तो ये मोहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखिएगा, जितने भी पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं, उनकी लेबलिंग के लिए भारत सरकार इस मोहर को जारी करती है, जिसकी ये जो जारी करने की प्रतियोगिता है, ये यहाँ पर 1991 में 1991 में शुरू की गई थी। ये बताती कि भाई ये वाला जो पूरा एक उत्पाद है, ये भारतीय मानक में गुणवत्ता आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण मानदंडों को भी पूरा करता है। जितने भी साबुन साबुन होते हैं, डिटर्जेंट है, पेंट है, खाद्य पदार्थ है, पैकेजिंग मटेरियल है, वास्तुकला है, पाउडर का जितना भी है, कॉस्मेटिक का है, बैटरी है, विद्युत है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लकड़ी के विकल्प है, सौंदर्य प्रसाधन है, हर चीज में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि वो इको मार्क है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्म नहीं करता है, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करता है, उसके लिए इको मार्क यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। विजय सागर बर्ड सेंचुरी जो है वो यूपी में है। ठीक है, ये आपसे कोई रामसर साइट नहीं पूछ रहा, सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि विजय सागर एक बर्ड सेंचुरी है। तो ये यूपी में तो है, ये आपको दे रहा है, पर यूपी में कहाँ है, हमसे ये पूछ रहा है। तो यूपी में ये महोबा में बनी हुई है। ठीक है, ये जो है विजय सागर एक लेक है, जो कि विजयपाल चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाई गई थी। और ये विजय जो पूरी सेंचुरी है 1990 में बनती है। और महोबा का एक रेलवे स्टेशन है, वहां से आप लोग आराम से यहाँ पे पहुंच भी सकते हैं। महोबा का जो इलाका है पूरा बुंदेलखंड के इलाके में आता है, और खजुराहो के काफी पास पड़ता है, ओरछा, झांसी, कालिंजड़ काफी उनके पास में पड़ता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यूपी की आपको सारी ज्योग्राफी पढ़ के जानी, यूपी का छोड़ के नहीं जाइएगा, फिर तो अपना ही नुकसान हो जाएगा बिल्कुल। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे अगला फिर सवाल हेडक्वार्टर्स पे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर अब रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें रेन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई सारी चीजों को चेक किया जाता है। तो रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर, वो यहाँ पे कहाँ बना हुआ है? जोरहाट, आसाम में। आसाम में जो है वो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रेन फॉरेस्ट का रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको ये पूरा अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जब जब ये चीजें हुई हैं, जितने जितने भी प्रोजेक्ट जो है वो साइन किए गए हैं, वो आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है, अब आप यहाँ पे अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको एक एक करके यहाँ पर जो है सबके ईयर बताती जाती हूँ। तो सबसे पहला है यहाँ पर वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है ये जुलाई के समय में करीब करीब जो है वो स्टार्ट किया गया था। पर इसको एक्चुअली में ये बनाया कब जाता है, या इसको पहले कब मनाया गया है? ये देखिए भाई, वन महोत्सव जो है पूरे भारत के अंदर एक पेड़ों को लगाने का एक उत्सव होता है, जो कि 1950 में शुरू किया था। ईयर याद कर लीजिए इसका। जो KM मुंशी, आप KM मुंशी को जानते हैं, आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी पॉलिटी में KM मुंशी के बारे में पढ़ा हुआ है। वो उस समय कृषि मंत्री में, मंत्रालय में संभाल रहे थे, उन्होंने इस चीज को स्टार्ट करा था।
ठीक है भाई। तो असल में पहले हुआ ये था कि एक एमएस रंधावा थे, पंजाब के एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ट्री प्लांटेशन स्टार्ट करवाया था। उसके बाद से ये चीज जो है पूरे इंडिया में शामिल होने लग गई। तो के एम मुंशी जो थे, कन्हैया मानिकलाल मुंशी, इन्होंने पूरे जो है जुलाई के पहले हफ्ते को वन महोत्सव के रूप में जो है इस्तेमाल करना या फिर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4 से शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहले यही आया था। तो अब अंदाजा लगा लो, 4312 आंसर हो जाएगा, पर मैं इसके वैसे भी बता देती हूँ। तो अगला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब कब जो है स्टार्ट किया गया था, बहुत ही फेमस है। इसको अब जो है आज के समय में इससे चांस है पूछने का, क्योंकि इसको 50 साल कंप्लीट हो गए। 1973 में शुरू किया गया था 1 अप्रैल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1973 को यहाँ पर इंदिरा गांधी के समय में शुरू किया गया था। अभी 2023 चल रहा है, इसको पूरे 100 साल हो चुके हैं। इस बार चांस है बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट टाइगर पे सवाल बनने का। तो आप लोग सभी लोग जो है इंडिया के टाइगर्स को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट था, इसको जो है याद करना है। अगला है यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट। अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये 1992 में, तो ये बिल्कुल इसके काफी बाद हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो है क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ये भी ये पहले शुरू कर दिया गया था, ताकि हमारे भारत के जितने भी क्रोकोडाइल्स है उनको बचाने का संरक्षण शुरू किया जा सकता है। ये 1972 के इनिशिएटिव में 1970 में के बीच दशक में शुरू हो गया था। असल में वैसे तो इसको स्टार्ट किया गया 1975 में। इसलिए आप इसमें अरेंज करोगे तो 4, 3, 1 और 2 करके आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे बढ़ते हैं। अगला, भारत में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ठीक है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट इसमें से पूछ रहा है। कि पहले मैं आपको ये बता दूं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहते किन्हें हैं? ये एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, और वो किसी भी प्रकार के मानवीय अगर क्रियाकलाप के कारण से संकट में आ गया है, तो यहाँ पर उसके लिए एक हॉटस्पॉट बनाया जाता है। तो जो हमारे भारत के हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से एक है यहाँ पर इंडो म्यांमार का हॉटस्पॉट। ये सब पंचमरी नहीं है, सुंदरबंस भी नहीं है, लक्षद्वीप का कुछ एरिया, लेकिन वो इंडिया के साथ इंडोनेशिया में भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट। इससे सवाल बन सकता है कि भारत में जो है जैव विविधता के 6 क्षेत्र में आता है। भारत में अगर जैव विविधता के हॉटस्पॉट आपको पढ़ने हैं, वैसे एनवायरमेंट की पापा वीडियो है, उसमें से भी पढ़ सकते हो आप लोग। और उसके अलावा जो हमारे 1916 में जैव विविधता शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया था, लिख लीजिए इस चीज को। सबसे पहली बार जैव विविधता शब्द को 1916 में इस्तेमाल किया गया था, और 1988 में आगे चल के जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है वो पहली बार नॉर्मन मायर्स द्वारा जो है वो गढ़ा गया था। अब यहाँ पर भारत के अंदर जो है विश्व में टोटल जो है वो 36 है, जिसमें से 4 भारत के अंदर है। हिमालय का पूरा इलाका, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा मतलब इंडो म्यांमार, और सुंदालैंड। ठीक है, सुंदालैंड जो है वो इंडोनेशिया के रीजन में पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको फिर से मैच करना है मैंग्रोव्स की साइड, जो मैंग्रोव के स्थल है, मैंग्रोव को भी बचाने के लिए सरकार ने मिष्टी जो स्कीम है उसको भी लॉन्च किया है। तो कौन सा कहाँ पर बना हुआ है इसके ऊपर आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको मैच करो सीधा। तो सबसे पहले जो कोरिंगा है वो आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। वेम्बनाथ एक लेक है जो कि केरल की सबसे लंबी लेक है, वो यहाँ पे है। पुलिकट जो है, पुलिकट यहाँ पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आती है। विक्रोली जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ए का आंसर यहाँ पे बन जाएगा हमारा 4, बी का आंसर यहाँ पे बन जाएगा 3, तो ए वाला जो आंसर है ना वो बन जाएगा इसका। सी का 2 हो गया है ना, और उसके बाद फिर डी का 1 हो गया। तो इस तरीके से मैच कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अगला, इनमें से कौन जो है वो प्रेयरीज, प्रेयरीज क्या है? वो यूएसए के कनाडा का हिस्सा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो प्रेयरीज पूरे हैं, जो कि ग्रासलैंड्स होते हैं यूएसए के, कौन सा उसमें नहीं आता? तो वो है ओंटारियो। ठीक है भाई, ओंटारियो जो है कनाडा का काफी ईस्ट साइड में पड़ता है, तो वो इसका हिस्सा नहीं बनता है। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको वही मैच करना है डेज को यहाँ पर। इसमें से पूछ रहा है जो कौन सा गलत है। तो देखो, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है, वन्य जीव पृथ्वी का आपको पता है 22 अप्रैल को होता है, जैव विविधता का 22 मई को होता है। लेकिन जो अगर ओजोन की जो परत होती है उसके लिए जो हम दिन मनाते हैं, तो उस दिन के लिए 16 अगस्त की जगह 16 सितंबर होता है। बस ये छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाया गया था, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बताया गया कि जो ओजोन की परत है उसका पूरी तरीके से संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि जो जो उसमें डिप्लीट होती जा रही है परत जो है उसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो ये उस दिन साइन हुआ था, इसलिए ओजोन लेयर का जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कब मनाया जाता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भी जो है आईसीआर का ही एक तरीके से है, ये भी यूपी में ही है, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी झांसी में बना हुआ है, झांसी वाले रोड पर ही। तो ग्वालियर और झांसी का जो रोड जाता है ना, वहीं पर बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी। अगला है हमारा प्रश्न, चंदोली का जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है वो कहाँ पे बना हुआ है? महाराष्ट्र। अब हर एक का आंसर यूपी नहीं होगा, आपसे कुछ अलग से भी पूछ सकता है। तो चंदोली का नेशनल पार्क आप याद रखिएगा, ये मंदौर महाराष्ट्र में बना हुआ है। चंदोली का जो एक डैम है ना, वहीं पर बना हुआ है। सीधा इतना याद रखिएगा, बस पूरा डिटेल में नहीं जानना है आपको, बस इतना इतना याद रखना है। अगला, आईपीसीसी। आईपीसीसी जो है वो कब बनाया गया था? आईपीसीसी इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल। ये जो है अलग से बनाया गया था, ये यूएन के अंडर, यूनाइटेड नेशन में काम करती, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जलवायु परिवर्तन पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना है, क्लाइमेट चेंज पे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हमें बताना है, सबको बताना है कि भाई आ, तो ये जो आईपीसीसी है ये कब बनाया गया है? सीधा याद रखिएगा इसको। इसको 1988 में जो है जलवायु परिवर्तन के ऊपर जितना भी यहाँ पर रिसर्च होता है उसके लिए स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी जो है वो यूपी में सिचुएटेड नहीं है? आपसे वही यूपी का सवाल जो है वो पूछ लिया गया है। वो है कतरनिया घाट। ये जो है नहीं, किशनपुर, कैमूर और कालेसर तीनों बने हुए हैं। नहीं नहीं, इसमें करेक्शन कीजिए, किशनपुर है, कैमूर है, कतरनिया घाट है, कालेसर नहीं है। ठीक है, कालेसर हरियाणा में है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, तीनों ठीक है। ठीक है, इसका जो आंसर है ना वो गलत है, आप इसको मतलब याद रख लीजिएगा, ऐसे ही होगा आंसर। अगला, इनमें से ऐसा कौन सा है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत के 3 स्टेट्स में यहाँ पर बना हुआ है? वो है नीलगिरी। क्योंकि नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में बना हुआ है, जबकि मानस जो है वो आसाम में है, पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है, अगस्त्यमलई केरल के अंदर है। लेकिन नीलगिरी यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेट्स में बना हुआ है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होगा वो यहाँ पर कब पास किया गया कि पर्यावरण को संरक्षित रखना है? तो उससे जुड़ा हुआ जो देखो एक्ट्स के ऊपर भी कई बार सवाल बनेंगे बनेंगे, पढ़ के जाइएगा, 1986 में बना हुआ है, एक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, इसको भी याद रखिएगा। अगला, अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है, टाइगर रिजर्व है जो कि टाइगर्स को बचाने के लिए यूपी में बना हुआ है, वो किस टाइगर रिजर्व का असल में हिस्सा है? तो अगर मैं बात करूं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो इसमें याद रखिएगा ये जो है बना हुआ है यूपी में, यूपी में एक अफजलगढ़ है, वहां पर ये बना हुआ है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही इसको बनाया गया था। ठीक है, जो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, यूपी के कौन कौन से 4 टाइगर रिजर्व हैं? एक तो यूपी का टाइगर रिजर्व है सबसे पहला दुधवा, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है रानीपुर और चौथा ये खुद अमनगढ़। ठीक है, तो 4 है हमारे पास टाइगर रिजर्व।
जिनमें से जो ये वाला टाइगर रिजर्व है, ये कॉर्बेट जो बना हुआ है ना, कॉर्बेट का जो पूरा टाइगर रिजर्व है उसके पास में ही बना हुआ है, क्योंकि कॉर्बेट का जो एरिया है ना, वो अब एशिया के जो एलिफेंट्स है और बाकी सब चीजों के लिए बना हुआ है। तो ये उस तरीके से उसी के साथ बनाया गया। जिम कॉर्बेट का जो नेशनल पार्क है ना, उसी के बिल्कुल साथ में ही आसपास के एरिया में इसको बनाया गया, जो कि ये यूपी में है, लेकिन जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है राष्ट्र का बागवानी, क्योंकि भारत बागवानी में काफी ज्यादा आगे रहता है, तो वो 1984 में जो है वो पहली बार बनाया गया था। राष्ट्रीय बागवानी जो पूरा एक बोर्ड है, बागवानी समझते हैं ना, जो पूरा एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए जो पूरा यहाँ पर उगाए जाते हैं, उन्हें बागवानी जो है बोर्ड कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर जो हमारी मृदा होती है, सॉइल की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा एक कारक नहीं होता है, तो वो है क्लाइमेट। ठीक है, बाकी आप पढ़ो, स्थल का स्वरूप, पैतृक पदार्थ, समय, सब कुछ चीजें जो है मृदा के लिए बना जरूरी है, लेकिन जलवायु जो है वो एक जो है एक तरीके से आप निष्क्रिय कारक नहीं होता है, क्योंकि वो एक सक्रिय कारक के रूप में गिना जाता है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी गैस जो है वो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस से जो है वो आती है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, वो है ऑक्सीजन। ये आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है, वो है ऑक्सीजन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो फूड चेन में होता है, खाद्य श्रृंखला में जो जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है? जितनी भी हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें कीटनाशकों की वजह से जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो देखने को मिलती है। ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है, वो किसकी मदद से हम ओजोन परत की मोटाई को नाप सकते हैं? वो है डॉप्सन इकाई में। ये क्वेश्चन पहले जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो डॉप्सन यूनिट आप याद रख लीजिएगा। ये जो है पूरा यहाँ पर जो भी वॉट जितना भी यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें ये देखने के लिए कि कितनी जो है अर्थ जो हमारी ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है वो कितनी ज्यादा है, ये सब देखने के लिए यहाँ पर ओजोन को हम बहुत आसानी से इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये डॉप्सन यूनिट पे सिर्फ इतना ही सवाल आया था कि कैसे इसको मापा जाता है, और ये आप याद रखिएगा। इसको एसटीपी पर ही, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर के रूप में ही इसको नापा जाता है। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो अगर आप देखो भाई, ये फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन आ गया है। ये नागपुर में बना हुआ है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की आप लिस्ट बना लीजिए। आपको वैसे जो है वीडियो में भी मिल जाएगा, पर आप वैसे भी अलग से एक लिस्ट बना लो जिसमें सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखे हों, और इसको आप एग्जाम से एक दिन पहले रट के चले जाइएगा, क्योंकि ये तो सीधा रटने वाली चीजें होती है। अगला, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमें, वो कहलाती क्या है? वो क्या होती है भाई, जल में कितना कार्बन पदार्थ है उस समय। ठीक है, उसे हम कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि भाई एक जितना भी हमारा, आप कह लीजिए कि पूर्ण रूप से अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो ये एक तरीके का जैविक सामग्री होती है जिसको विघटन या तोड़ने के लिए जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये एक तरीके से प्रदूषित पानी का ही सूचक होता है। और अगर कभी भी बीओडी में वृद्धि हो जाती है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसने जल निकायों को जैविक रेगिस्तान जो है उसके रूप में बना दिया है। अगला प्रश्न। इनमें से क्या जो है वह प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो अगर आपको जैसे कि ऑप्शन से समझ में आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से सभी लोगों को, वो है यहाँ पर बिजली। मृदा, जल, वायु तीनों ही एक तरीके से प्राकृतिक स्रोतों के रूप में आते हैं, जबकि यहाँ पर बिजली जो है वो यहाँ पर एक अप्राकृतिक स्रोत के रूप में आती है। अगला, मैच करना है आपको यहाँ पर सही तरीके से। तो देखो भाई, जैव निम्नीकरण वेस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में है, बिल्कुल ठीक बात है। ओजोन जो कमी आएगी तो हमारी यूवी रक्षा की जो प्रोटेक्शन है उसमें कमी आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। पॉलीथीन जो है वो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा आपस में कि इकोसिस्टम और सोलर एनर्जी यहाँ पर मैच कर रही है। तो ये जो है ना आपस में इकोसिस्टम का इससे कोई मेल नहीं खा रहा है, तो इसको आप यहां से हटा सकते हैं, ये इसका मैच नहीं करेगा। अगला,
इनमें से कौन से जैव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो आपको देखने को मिलेगी? जैव विविधता का मतलब है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलेगी, वो है कवक पंजाई। पंजाई जो है सबसे ज्यादा आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगे, और इन्हीं की जैव विविधता मतलब इनकी जो स्पीशीज होती है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पूछता है, तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर फंजाई की जो है वो में देखी जाती है। ब्राजील में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, मैमल्स भी वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जैव विविधता अक्सर जो है वो काफी समय पहले तक भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, पर ब्राजील आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? देखो भाई, सबसे पहला यहाँ पर कि दोनों ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण होता है। यहाँ कह रहा है कि सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह होता है, यहाँ पे कह रहा है केवल खनिजों का, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए भाई, इसका करेक्ट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो पहली बार कहाँ पे बनाया गया था? वो है तारापुर, महाराष्ट्र में बनाया गया था। रावत भाटा, नारोरा, कलपक्कम ये बाद में बनाए गए थे। भारत के अगर मैं बात करूं भारत में कितने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो टोटल भारत के अंदर जो है आपको 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लिस्ट आप लोगों को पूरे पूरे पता होनी चाहिए पूरा। आज के समय में अगर मैं बात करूं तो भारत में कोयला, कोयल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड, और उसके बाद 5वें नंबर पे आती है न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग जो यहाँ पर ऊर्जा जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपका, अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की एक लिस्ट की बात करूं, तो भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लिस्ट है? तो 7 है हमारे पास, और वो सातों आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कहाँ पे बना हुआ है? सबसे पहला मैं शुरुआत से कर रही हूँ, सबसे पहले यूपी में। यूपी में कहाँ, कौन सा है? नारोरा। अब यूपी का ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर 440 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसके बाद आता है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में क्या? रावत भाटा। उसके बाद गुजरात में काकरापारा, आप इसको खाखरापारा की फॉर्म में भी याद रख सकते हो, काकरापारा खाखरापारा दोनों करके याद कर लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर है। फिर इसके बाद कर्नाटका में कैगा है। ठीक है, उसके अलावा अब तमिलनाडु में हमारे दो बने हुए हैं। पहला तमिलनाडु में यहाँ पे बना हुआ है कुड़नकुलम, और एक कलपक्कम, ये दोनों आपको याद रखना, कुड़नकुलम और कलपक्कम। ठीक है, अब इसमें से देखिए भाई, कुड़नकुलम जो है ना, इसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुड़नकुलम की कैपेसिटी 2000 मेगावाट्स है, बाकी उसे सबसे ज्यादा है। और काकरापारा की 1140 मेगावाट्स है, जबकि जो तारापुर है उसकी यहाँ पे 1400 मेगावाट्स है, और जो कैगा है उसकी 880 मेगावाट्स है। ठीक है, सबसे कम जो है वो यूपी के नारोरा की है। तो इसमें याद रखिए, जिसमें यहाँ पर जितनी जितनी यूनिट्स लगी होती है उस हिसाब से होता है। तो ये पूरा जो है हमारा एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संभालता है। एनपीसीआईएल आपको पता होना चाहिए, इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में बने। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसमें से अगला पूछ रहा है मृदा अपरदन या मृदा रक्षण का इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है? ये काफी इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक इसमें से नहीं है, तो वो है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। क्योंकि विंड, वाटर, और अगर आप वनों को उखाड़ते हैं या फिर वनों को उन्मूलन करते हैं लोगों को बसाने के लिए, तो वो तो एक मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण होता है। अगला प्रश्न, लियोपोल्ड मैट्रिक्स। लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो है वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? लियोपोल्ड मैट्रिक्स यहाँ पर पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से एक जुड़ा हुआ एक विधि के रूप में यूज किया जाता है कि भाई आपको अगर पर्यावरण को देखना है कि भाई पर्यावरण पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगला,
चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चंदौली जनपद में इसको बनाया गया है। ये ऐसे सवाल तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको जो यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग में लेके आना है। तो देखो भाई, महावीर स्वामी ललितपुर में, बिल्कुल सही बात है। लाख बहोशी, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर आप लोगों ने, सब लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लिया होगा। तो किशनपुर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व के बाद बनी हुई है, बलरामपुर में नहीं है। ये आपका दुधवा मिलानी जो एरिया है ना, उसके अराउंड बनी हुई है। कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्रा में बनी है, बिल्कुल सही बात है। किशनपुर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ पर आपको साल, टीक, जामुन, अच्छे खासे पेड़ यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बहुत कम में, लेकिन टाइगर, लेपर्ड, बारासिंगा, ये सब भी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? अमनगढ़, क्योंकि अमनगढ़ कहाँ पे है, यूपी में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मध्य प्रदेश में नहीं होगा। अगला, इनमें से कौन सा यहाँ पर एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? इनमें से कौन सा जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? वो ऑब्वियस सी बात है सागरीय होगा ना, मरीन। क्यों? क्योंकि स्थल की बात है, माउंटेन, लोलैंड और सेमी एरिड में आएगा। और मरीन किस में आएगा? मरीन जो तो वो सागर वाले पारिस्थितिक तंत्र में आएगा, स्थल में तो आएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, पार्वती आगरा के बारे में आपसे पूछ रहा है। पार्वती आगरा यहाँ पर इनमें से कहाँ कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सही लिखा है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, और ये खुद एक बर्ड सेंचुरी भी है। दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पार्वती आगरा एक रामसर साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ही बना हुआ है। मंकापुर, नवाबगंज रोड, मंकापुर फैजाबाद रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन जो है वहीं पर ही बना हुआ है। ताराबगंज तहसील में ये बना हुआ है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। और जो यूपी की 10 रामसर साइट हैं, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समान बर्ड सेंचुरी, समासपुर, सांदी बर्ड, सरसाई नवार, सुर सरोवर, अपर गंगा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर, ये आपको पढ़ के जाना है। और ये जो पार्वती आगरा है इसको 1990 में एक बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आते ही आते हैं। अगला, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम जो है वो भारत में कब यहाँ पर लागू करवाया था? वो यहाँ पर 2001 में लागू करवाया था। मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, यहाँ पर कौन सा? कोरिंगा। कोरिंगा आंध्र प्रदेश, गोदावरी रिवर के पास है, जबकि ये सब वहां पर नहीं बने हुए हैं। कोरिंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? इनमें से जैसे 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, डी यहाँ पर बुलर है। ठीक है, पॉइंट कैलिमर स्थल भारत के राज्य में किसी राज्य में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पे याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि होकीरा, सोमोरीरी, बुलर, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो राज्य पूछ रहा है ना, तो पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु एक राज्य है। अगला प्रश्न, भारत का पहला नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को भारत में कब लागू किया गया है? 2008 में। और इसके जो 8 मिशन इसके अंडर चल रहे हैं, उन 8 मिशनों को आपको पूरा पढ़ के जाना है। अगला, ये भी वही हेडक्वार्टर्स में पूछ रहा है कि केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान इनमें से किस स्थान पे स्थित है? इनमें से तो वो है लखनऊ में। इससे भी सीधा सवाल बन सकता है, लखनऊ में स्थित है। अगला, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें, तो इनके हिसाब से अगर आप देखो तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में 96 है, और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क 12 है। इसलिए यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, दोनों ठीक लिखे हुए हैं। 12 के 12 मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पढ़ के जाइएगा, यूपी के सारे नेशनल पार्क, यूपी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ के जाइएगा, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में है वो आपको सारी की सारी पढ़ के जानी, मतलब नाम नाम पढ़ लेना, मैं ये नहीं कह रही सारे सारे डिटेल में पढ़ के जाना, बस शॉर्ट शॉर्ट में आप लोग यहाँ पे नाम जरूर पढ़ लीजिए। अगला, अब आपको यहाँ पर किसकी कितनी ज्यादा उत्पादकता है उसके हिसाब से पारिस्थितिक क्रम को लगाना है। तो आप इसको लगाएंगे यहाँ पर, तो मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और सागर, इनकी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो घटते क्रम में लगा दी गई। सबसे ज्यादा मैंग्रोव की होती है, इसीलिए मैंग्रोव को बचाने के लिए
मिष्टी स्कीम को लागू भी किया गया है ताकि मैंग्रोव की प्रोटेक्शन बढ़ाई जा सके। अगला, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट स्रोत कौन सा है? वो है हाइड्रो पावर। सबसे पहला कोयला होता है, कोयले अभी बताया मैंने, कोयले के बाद आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, फिर जल विद्युत हो गया, बाद में आता है परमाणु और विंड। ठीक है ना। अगला, जो वाटर पॉल्यूशन भारत में होता है, जो नदी का जल प्रदूषण, वो किससे मापा जाता है? नदी का जल प्रदूषण आप जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नापते हैं। ऑक्सीजन कितना है वाटर के अंदर, उसी से आप वाटर पॉल्यूशन को देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? वो होता है सड़े हुए वनस्पति और पशु पदार्थ जो सड़ जाते हैं, उसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पूरे एक पॉल्यूशन के रूप में फैलना शुरू हो जाता है। अगला, वन संरक्षण अधिनियम पहला है, वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु के लिए 1981, जल प्रदूषण के लिए 1974। और वैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे बड़ा एक्ट है 1972। उसके अलावा ये और भी एक्ट्स इसके बाद पास करने शुरू कर दिए गए थे। 1972 से बिल्कुल पहले 1971 में जो रामसर साइट्स का कन्वेंशन हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, प्राइमरी एनर्जी, ज्वरीय शक्ति, बिल्कुल ठीक है। वाणिज्यिक, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, प्राइमरी में ज्वरीय शक्ति नहीं आएगा। कमर्शियल एनर्जी ठीक है, नॉन कमर्शियल ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी ठीक है। लेकिन प्राथमिक ऊर्जा हमारी ज्वरीय शक्ति नहीं है, वो हम सोलर एनर्जी कह सकते हैं, कोयले से मिलने वाली है, तो प्राइमरी एनर्जी टाइडल में काउंट नहीं किया जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट के रूप में काउंट किया जाता है? वो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स के रूप में काउंट किया जाता है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी जो है, उसका सिद्धांत कौन लेकर के आए थे? मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का सिद्धांत F.E. क्लीमेंट्स जो है वो यहाँ पर लेकर के आए थे। अगला, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है यहाँ पर, वो कौन लेकर के आए थे? जर्मन वॉच इसको यहाँ पर लेकर के आई थी। ये रिपोर्ट इसको पब्लिश की जाती है। तो क्योंकि रिपोर्ट और इंडेक्सेस पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, जो रिसेंटली होंगे उस पर ज्यादा सवाल बन सकते हैं। तो रिसेंटली जो जो रिपोर्ट्स होंगी वो आप लोगों को यहाँ पर लर्न कर दी जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से ही हमें प्राप्त होता है? तो कहां से, ये कौन सा है यहाँ पर? नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसी है जो कि अपने सारे के सारे काम जल विद्युत के थ्रू ही करते हैं, इसलिए वो काफी साफ सुथरी भी है, क्लीन भी है, वहां पे पानी की कोई कमी भी नहीं है, क्योंकि आसपास पूरा कोस्टल एरिया है। अगला, एनवायरमेंट, बड़ा इजी क्वेश्चन। एनवायरमेंट का अर्थ क्या होता है? एनवायरमेंट का अर्थ होता है जहां पर भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु सब कुछ एक साथ यहाँ पे रहते हैं। संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैव के सांस्कृतिक तत्वों की यहाँ पर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। सारी चीजें आपस में ठीक लिखी हुई है, तो सारे यहाँ पर उत्तर जो है वो ठीक होते हैं। अगला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, सतत विकास, इनमें से किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का कारण होता है? वो है नेचुरल। क्योंकि सतत विकास का मतलब क्या होता है कि आपको आज के समय के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका इस प्रकार से उपयोग करना है कि आगे आने वाले समय में जो हमारी भावी पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, एटलीस्ट उनको इस चीज का अभाव ना हो। तो प्राकृतिक संसाधन इसका काम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? नहीं वाला पूछ रहा है, वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं बढ़ाता। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर कौन निभाता है? वो है जल चक्र, वाटर साइकिल। क्योंकि आपको पता है कि वाटर साइकिल में ही तो सोलर का सबसे बड़ा रोल होता है, तभी तो वहां पर जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है पूरा। अगला, जो भारत में वर्षा होती है वो किस पर निर्भर करती है? भारत की वर्षा निर्भर करती है सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन कौन सी नमी चल रही है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। इनमें से कौन सी नोबल गैस जो है वायु में पाई ही नहीं जाती है? तो कौन सी है? वो है रेडॉन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नोबल गैसेस जो आपको कहाँ पर मिलती है? नोबल गैसेस एयर के अंदर आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी वो आपको पता होना चाहिए। आर्गन काफी ज्यादा मिलती है, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन रेडॉन का कोई नहीं होता। हीलियम में मिलती है, आर्गन में मिलती है, नियॉन में मिलती है, रेडॉन इसमें आपको प्राप्त नहीं होगी। अगला, पर्यावरण अपकर्ष, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन,
ये क्या चीज होती है? ये सारी सही पढ़ो आप, सही लिखा हुआ है। पर्यावरण के गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, मानवीय क्रियाकल्पों के विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन लेके आना, और या फिर सभी। बिल्कुल सही बात है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता ही है कि भाई ह्यूमन वहां पे उतना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे एनवायरमेंट के जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, और बैलेंस जो है, डिसबैलेंस जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। अगला, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब कि धारणीय कृषि। धारणीय कृषि क्या होती है? इसमें भूमि का इस प्रकार उपयोग किया जाता है जिसमें गुणवत्ता जो है उसकी सही बनी रहे, ताकि आगे आने वाले समय में भी हम उसकी जो गुणवत्ता है वो सारी चीजों को इस्तेमाल आगे आने वाले समय में भी कर सकें। तो सी इसका आंसर होगा, भूमि का इस प्रकार से उपयोग करना ताकि आगे आने वाले समय में भी उसकी गुणवत्ता जो है वो बरकरार रहे। अर्थ समिट जो है +5, वो कब हुआ था? अर्थ समिट यहाँ पर पहले जो है, अर्थ समिट 1992 में हुआ रियो डी जेनेरियो में। इसमें +5 कर दो, 1997 आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ बने हुए हैं? नागपुर में, 1958 नागपुर में बने हुए हैं। इसमें जो हेडक्वार्टर होता है उस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन जो है वो कहाँ बना हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में बना हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर नैरोबी जो है वहां पर स्थित है, अफ्रीका में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन बिल्कुल शांति जो है उसके हिसाब से ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो कहाँ पे स्थित है? एम्स्टरडेम में, नीदरलैंड में ये स्थित है। कैनबेरा, ओटावा, नागासाकी में नहीं। पर्यावरण में जो भी परीक्षण होता है और संरक्षण में जो भी पर्यावरण अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? वो 1986 में पारित किया गया था, इसका भी आपको याद रखना है, 1986 में इसको पारित किया गया। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में इनमें से क्या चीज संबंधित है? वो है सारी चारों चीजें, वन नीति, पर्यावरण अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, सारी चीजें आती है। अगर आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, पर्यावरण में संतुलन लेकर के आना है, तो ये चारों चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला भाई, दो वाक्यांश है यहाँ पर कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो ये अपने आप में ठीक लिखा हुआ है। आगे, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल, जो क्योंकि उनको जल यहाँ पे प्यारा होता है, तो वो जल का जो पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी करते हैं। इको मार्क, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है जो भी ऐसे पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल होते हैं, केवल और केवल उन्हीं को दिया जाता है एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैसे एग मार्क, हॉल मार्क होते हैं ना, वैसे ही। अगला, वही इको मार्क आएगा। ठीक है, वाटर मार्क नहीं है, वाटर मार्क तो बिल्कुल अलग है। ठीक है भाई। बाकी एग मार्क, आईएसआई मार्क जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को दिया जाता है। एग मार्क जो एग्रीकल्चरल आइटम जो सही है उनको लिए दिया जाता है। वाटर मार्क तो आप उसके लिए देते हो कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा है, जैसे जैसे अब यहाँ पर हमने, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर लिखा हुआ है, तो ये ऐसी चीजों को वाटर मार्क दिया जाता है, इसे कहते हैं वाटर मार्क। अगला, नगरीकरण, औद्योगिकरण काफी हानिकारक चीजें हैं, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण जो हानिकारक है हमारे लिए, ये क्यों हानिकारक है? क्यों? क्योंकि संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, पर्यावरण पारिस्थितिक के लिए भी, जैव विविधता के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर चीजें बढ़ती जाएंगी तो हर एक चीज में आपको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला, ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर, हरित विकास के लेखक इनमें से कौन है? वो है WN एडम्स। ठीक है। ग्रीन वॉश, ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है? झूठ बोल करके कि भाई ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, झूठ बोल करके इस प्रोडक्ट को यहाँ पर बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा झूठा वादा करके ये दिखाना, जैसे आइकिया है,
एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी, उन पे केस हुआ था कि उन्होंने ये बताया कि जो हमारे फर्नीचर है, जो हमारी लकड़ी इस्तेमाल की जा रही है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन असल में वो एनवायरमेंट को नुकसान करके जो है काटी जा रही थी और बनाई जा रही थी, तो वो यहाँ पर गलत तरीके से बताई गई थी। तो इसलिए यहाँ पर ये एक ग्रीन वॉश इसी को कहते हैं। एनवायरमेंट डे 5 जून, ठीक है, 5 जून 1972 को पूरे वर्ल्ड के लीडर्स जो है वो स्टॉकहोम में इकट्ठे होते हैं। स्टॉकहोम कहाँ पे? स्वीडन की कैपिटल है। यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि हम किस प्रकार से एनवायरमेंट को प्रिजर्वेशन करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। तो उसी में, जबकि हमें एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए, उसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस होती है, 10-15 दिन लंबी कॉन्फ्रेंस चलती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जून 5 को इसलिए हम एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। उसके बाद से ये चीजें आगे और ज्यादा बढ़ाई गई, उसके बाद से ये चीजें जो है और ज्यादा बढ़ाई जो है वो गई थी इसके बाद। ठीक है भाई, इसमें ये सब याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक के विषय में जो है वो गलत लिखा हुआ है? तो यहाँ पर ये क्लोज सिस्टम, ये गलत है। ये एक बंद तंत्र नहीं होता, ये एक खुला तंत्र होता है जिसके अंदर जैविक, अजैविक, बायोटिक, एबायोटिक हर संगठनों का युक्त होता है। ये अपनी स्वयं की उत्पादकता करता है, ये प्राकृतिक संसाधन भी होता है, लेकिन ये बंद तंत्र के रूप में काम नहीं करता। अगला, बायोस्फीयर, जीव मंडल जो है एक खुला तंत्र के रूप में यहाँ पर आता है। उदाहरण है, बिल्कुल सही, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। ये गलत है। हो सकता है, बिल्कुल, प्रारंभिक निवेश के बाद दूसरे और पदार्थों का भी यहाँ पर निवेश हो सकता है। फर्स्ट ठीक है, सेकंड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इनमें से क्या जो है एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, वृहद पारिस्थितिक तंत्र में काउंट किया जाता है, वो है जैव मंडल, बायोस्फीयर। अब इसको यहाँ पर आप बताइए सीक्वेंस क्या है, कब कब क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई है, उसके हिसाब से। सबसे पहले एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी मिलकर के इकोसिस्टम बनाती है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, और फिर एक भूदृश्य यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। तभी तो बनाते हैं भूदृश्य में, आपको हर चीज चाहिए होती है, आपको उसमें हर एक चीज को इंक्लूड करके चलना होता है। अगला, इनमें से क्या एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है? वो है राइस फील्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक, वन, घास का मैदान, झील। ये प्राकृतिक रूप से बने हुए, लेकिन एक धान का खेत बनाना एक आर्टिफिशियल के रूप में आता है। आप ऑड वन आउट करके भी इसको निकाल सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इकोसिस्टम इसमें से कौन सा है? समुद्र। आपको पता है ये कितने बड़े, भारत में मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा समुद्र ही तो है, पानी ही तो है। अगला, सबसे स्टेबल इनमें से कौन सा होता है? ओशन। बाकी सब तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के इंटरफेरेंस की वजह से खराब भी हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, इनमें से क्या जो है किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है? किसकी वजह से बिगड़ सकता है? लकड़ी काटने की वजह से। लकड़ी कटान की वजह से यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ने की हालत में भी आ सकता है। अगला, इनमें से क्या पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं रखता है? तो वो कौन सा है? औद्योगिक प्रबंधन, वाटर, बिल्कुल, एफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये तो हमारा पारिस्थितिक बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन जो है वो इनमें से किसी भी कारक का हिस्सा नहीं बनता है। आगे, एक घास जो है, घास का जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें कौन किसको यहाँ पर खाता है, मतलब जो इको चेन होती है। सबसे पहले ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को आगे चल के फ्रॉग, फ्रॉग को आगे चल के स्नेक। यही पूरा सीक्वेंस होता है। आप इसको समझ सकते हैं, जो सब छोटे से बड़ा करते करते आपको जाना है यहाँ पर, कौन किसको यहाँ पर ईट करता जाता है। अगला, इनमें से क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता में से काउंट किए जाते हैं? सबसे पहले जो होते हैं, जिनको सबसे पहले उपभोग कर दिया जाता है, तो वो आंट और डियर। फॉक्स और टाइगर तो बाकी के आगे के कंज्यूमर हो जाएंगे ना, सेकेंडरी हो जाएंगे। प्राइमरी तो आंट और डियर आएंगे। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार के सवाल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जो ह्यूमन होते हैं, मतलब जो मानव जो है वो खाद्य श्रृंखला में किस चीज में आते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है, द्वितीयक उपभोक्ता भी है। यहाँ पर आप डी कह सकते हैं उनको। यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। निर्माता भी कह सकते हो, नहीं, पर निर्माता इसमें नहीं आएगा, ये वाला है, डी आंसर हो जाएगा। अगला, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? जो समुद्र यहाँ पे बनते हैं, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करते हैं इस पूरे के लिए।
पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में इनमें से कौन कौन यहाँ पे जैविक घटक उत्पादन कौन है, वो है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहला प्रोड्यूस करने वाले लोगों में से सबसे पहले किसको काउंट करेंगे आप लोग? सबसे पहला जो यहाँ पर काउंट किए जाएंगे वो यही काउंट किए जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पूरे के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला, इनमें से कौन जो है जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का जो है उस रूप में काम करते हैं, वो कौन है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर हमेशा हर जगह पे बिचौलिए में ही होंगे, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो तो लास्ट होते हैं, लास्ट की तरफ से आते हैं, और प्रोड्यूसर सबसे पहले होते हैं। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अद्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परदोषी स्तर के उत्पादन से, मतलब सेकंड लेवल पे, होस्ट लेवल पे होता है। तो स्टार्टिंग लेवल पे ऑटोट्रॉपिक लेवल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, सेकंड लेवल पे सेकंड होता है, तो दोनों इसमें सही लिखे हुए हैं। इनमें से क्या यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है वो देखो, पर्वत, अजैविक हरे पौधे और वर्षा। तो देखो इसके अंदर पर्वत ठीक है, स्थायी होते हैं और जीवाणु होते हैं। ग्रीन प्लांट्स पारिस्थितिक तंत्र, सही लिखा हुआ है यहाँ पर। ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा से थोड़ी होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पर्वत सर्वाधिक स्थायी नहीं होते, यहाँ पर ओशन, सागर सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थायी होते हैं। अजैविक जीवाणु यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो इसमें सही पूछ रहा है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट से मिलकर के बनता ही बनता है। अगला, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? वो होता है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सबसे बड़े स्रोत के रूप में हम यहाँ पर उसको काउंट कर सकते हैं। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। उसके बाद सही लिखा हुआ है, फर्स्ट ही ठीक लिखा हुआ है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते जाते हैं। वो साइक्लिक चक्रीय नहीं होता है, बाकी सब आप पढ़ लीजिए, वो गलत लिखा हुआ है। अगर कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे स्थानांतरित की जा रही है, उसके पश्चात यहाँ पे क्या होगा? उसके पश्चात यहाँ पर जो स्थानांतरण के पश्चात पोषक स्तर जो होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा।